फ्रेंड्स, मैं इस्लाहुल हसन आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल नेशन बिल्डर्स 2.0 पर हाई स्कूल यूपी बोर्ड साइंस की क्लास, जिसमें हम साइंस का जो पहला पोर्शन होता है केमिस्ट्री वाला, उसके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक यानी कि भौतिक परिवर्तन की स्टडी करेंगे। तो स्टडी शुरू करने से पहले देखते हैं हम आज का विचार। टुडेज थॉट: वन पेन, वन बुक, वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड एंटायरली। मतलब इसका यह होता है कि एक कलम, एक किताब, एक बच्चा और एक शिक्षक इस दुनिया को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखिए, भौतिक परिवर्तन मैंने लिख रखा है बोर्ड पर। देखिए, इसकी आप पढ़ेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी आकृति एवं आकार में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और यह परिवर्तन अस्थायी होता है। याद रखने की चीज है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। एग्जाम्पल इसके ये होते हैं: पानी से बर्फ का बनना, ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी से कुर्सी का बनना, ये भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज से नाव बनाओगे आप, तब भी वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो आइए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले मूल गुण क्या होते हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से भौतिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। मूल गुण क्या होते हैं? मूल गुण का मतलब आप पानी से बर्फ बनाएंगे तो पानी और बर्फ का मूल गुण सेम ही है। पानी और बर्फ का मूल गुण सेम ही है, लेकिन क्या होगा, जब आप पानी से बर्फ बनाएंगे तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाएगा। पानी का आकार अलग होता है और बर्फ का आकार अलग होता है, लेकिन दोनों होते पानी ही है, यानी कि मूल जो गुण है उसका वो चेंज नहीं होगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे आप, लकड़ी से कुर्सी का बनना। लकड़ी से कुर्सी को जब आप बनाओगे तो यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे? लकड़ी और कुर्सी का मूल गुण देखेंगे तो आप सेम है, क्योंकि दोनों लकड़ी ही है। तो जो लकड़ी है वो तो लकड़ी है ही, लेकिन जिस लकड़ी से आप कुर्सी बनाएंगे तो वो लकड़ी भी तो कुर्सी की है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि मूल गुण परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन उनका आकृति चेंज हो गई। जो आपके पास सिंपली लकड़ी होगी कुर्सी बनाने के लिए, उसका साइज अलग होगा, और जब आप उस लकड़ी से कुर्सी बना देंगे तो उस कुर्सी का साइज अलग हो जाएगा, यानी कि उसकी आकृति बदल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा आप, कागज से नाव का बनाना भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे? कागज और नाव के मूल गुण चेंज नहीं होंगे, क्योंकि कागज है दोनों, नाव जो है वो कागज की है तो वो भी कागज ही है, वो कागज तो कागज है ही। तो यानी कि आपका मूल गुण चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब आप कागज से नाव बनाएंगे, मेरे पास एक सिंपल कागज है, ये सिंपल कागज है, इसका साइज, इसकी आकृति अलग है, लेकिन अगर मैं इसी कागज से नाव बना दूं तो इसकी आकृति अलग हो गई, यानी कि मूल गुण नहीं बदला। ये भी कागज है, ये भी कागज है, मूल गुण सेम रहा, लेकिन इनकी आकृति दोनों की अलग हो गई। यही आपके क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगली लाइन में देखते हैं हम, ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों कहते हैं भौतिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन क्यों कहते हैं, ये भी आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। पानी से आप बर्फ बनाएंगे तो वो बर्फ हमेशा के लिए बर्फ नहीं बन जाएगा, आप उस बर्फ का पानी भी बना सकते हैं, यानी कि वो अस्थायी है। ऐसा नहीं कि आपने पानी से बर्फ बना दिया तो वो बर्फ ही रहेगा, वो अस्थायी है। आप बर्फ को पिघलाकर पानी भी बना सकते हैं, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन। दूसरा देखिए, लकड़ी से कुर्सी का बनना। लकड़ी से कुर्सी के बनने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने लकड़ी से कुर्सी बना दी तो पूरी जिंदगी कुर्सी ही रहेगी, आप कुर्सी को तोड़ के फिर से लकड़ी बना सकते हैं, तो ये भी अस्थायी हो गया इस तरीके से। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, कागज से नाव का बनाना। कागज से आपने नाव बनाई है तो वो हमेशा के लिए या सदैव के लिए नाव नहीं बन गई, आप नाव को बिगाड़ के कागज का फिर कागज बना सकते हैं। यानी कि इनको जो बनाया है आपने, पानी से बर्फ बनाया तो बर्फ भी ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता, इसको भी आप पानी बना सकते हैं दोबारा से, इसलिए ये भी अस्थायी। लकड़ी से आपने कुर्सी बनाई है तो ये भी हमेशा के लिए नहीं बनाई है आपने, कुर्सी को तोड़ के आप फिर से लकड़ी बना सकते हैं, इसलिए ये भी अस्थायी हो गया। कागज से नाव बनाई है, वो भी आपने हमेशा के लिए नहीं बनाई है, सदैव के लिए नाव नहीं बन गई है, आप उस नाव को बिगाड़ेंगे तो वो कागज बन जाएगा। तो यही रीजन है कि इसको यानी कि भौतिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। यानी कि ये तीनों कंडीशन जो है, बर्फ, कुर्सी, नाव, ये अस्थायी है, क्योंकि आप बर्फ से पानी बना सकते हैं, कुर्सी से लकड़ी फिर से बना सकते हैं, और नाव से कागज फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, आपका अस्थायी परिवर्तन हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, तो देखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये परिवर्तन आपका स्थायी होता है। इससे पहले वाला परिवर्तन अस्थायी था, लेकिन ये क्या होता है, स्थायी होता है। उदाहरण देख लेंगे आप, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखेंगे, लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से इसके मूल गुण परिवर्तित हो जाते हैं और किस तरीके से ये स्थायी है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल देखेंगे, लकड़ी का जलना। तो लकड़ी आप देखेंगे, आपने लकड़ी भी देखी है, लकड़ी जब जल जाती है तो क्या बन जाती है, उसकी राख। तो लकड़ी और राख दोनों के मूल गुण अलग अलग है, यानी कि लकड़ी को जलाने के बाद उसका जो मूल गुण
होता है वो जो राख बनती है वो राख की तरह नहीं होता है, यानी कि राख और लकड़ी का मूल गुण अलग हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। दूध से दही का बनना, दूध का गुण अलग होता है, जो दूध का मूल गुण होता है वो अलग होता है, और दूध से आप जो दही बनाते हैं उसका मूल गुण अलग होता है, यानी कि दही का मूल गुण चेंज हो जाता है। दूध और दही के मूल गुण में बिल्कुल भी समानता नहीं है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों के मूल गुणों में परिवर्तन हो गया। लकड़ी को आप जला देंगे आपको राख मिलेगी, तो लकड़ी का और राख का मूल गुण बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरी बात, दूध से आप दही बना देंगे तो दूध का मूल गुण अलग होता है और दही का मूल गुण अलग होता है, यानी कि मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए आप इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन को स्थायी परिवर्तन क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है देख लीजिए, ये भी समझ लीजिएगा आप एग्जाम्पल से। लकड़ी को जब एक बार जला देंगे तो जलाने के बाद बन जाएगी राख, लेकिन अब इस राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते, यानी कि ये जो परिवर्तन हो गया वो हमेशा के लिए हो गया, सदैव के लिए हो गया। एक बार आपने लकड़ी को जला दिया, राख बन गई, लेकिन आप उस राख से लकड़ी नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या हो गया, स्थायी। इसी तरीके से आपने कागज को जलाया तो कागज से बनी राख, लेकिन राख से आप कागज फिर से नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ के जा रहा हूं, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो देखिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, देखते हैं हम आप रासायनिक अभिक्रिया। मैंने व्हाइट बोर्ड पर रासायनिक अभिक्रिया लिख दी है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब आपके दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे और एक तीसरा नया पदार्थ बनाएंगे तो वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यानी कि दोनों पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा नया पदार्थ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये भी आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि दो पदार्थ आपस में मिले और तीसरा पदार्थ बना दिया तो ये कहलाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ये दो पदार्थ हो गए, एक हो गया मैग्नीशियम, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। यदि दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं तीसरा पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से आपकी रासायनिक अभिक्रिया पूरी होती है। अब देखते हैं हम अभिकारक और उत्पाद। देखिए स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं अब अभिकारक। मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है अभिकारक क्या होते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन होती है इसकी, रटने की नहीं होती, बहुत इजी होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो हमने इससे पहले पढ़ी है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने रखा है N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, यानी कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन अणु ले रहा है और दूसरा हाइड्रोजन अणु ले रहा है। यानी कि अभिक्रिया में भाग कितने तक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो हैं ये आपके क्या हो गए, अभिकारक हो गए। पहली समीकरण में जो अभिकारक है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, क्योंकि ये ही अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तब जाके हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी अभिक्रिया देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन दोनों के भाग लिए बगैर ये अभिक्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। पहली अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक है, दूसरी अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अभिकारक हैं। तो अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं उत्पाद क्या होता है। हम देखते हैं हम उत्पाद, इसकी भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन होती है, एक नंबर में आती है आपके साइंस के पेपर में, बहुत छोटी और बहुत इजी डेफिनेशन है। अभिकारकों की आपस में, जो अभिकारक हमने इससे पहले पढ़े हैं, अभिकारकों की आपस में अभिक्रिया करने पर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। वही एग्जाम्पल मैंने नोट किए जो अभिकारक किए थे। तो देखिए N2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन या अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये तो हो गए अभिकारक, और इन दोनों के भाग लेने से, यही तो कह रहा है अभिकारकों की अभिक्रिया करने पर जो पदार्थ बनते हैं, तो इन दोनों अभिकारकों की अभिक्रिया करने पर हमें पदार्थ क्या मिला, अमोनिया। तो अमोनिया हमारा क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अभिकारक हैं। जब अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमें एक पदार्थ मिलता है, वही पदार्थ हमें उत्पाद मिलता है। आप अभिकारक में उत्पाद को रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए और पत्ती चाहिए, यानी कि चार चीजें चाहिए। तो ये चारों चीजें अभिक्रिया में भाग ले रही हैं, तो ये क्या हुआ आपके अभिकारक। और इन चारों चीजों को मिलाने पर जो बनता है वो क्या बनती है, चाय बनती है। तो इस तरीके से चाय आपका क्या हो गया, उत्पाद। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो आपके अभिकारक, और अभिक्रिया में भाग लेने पर जो आपको प्रोडक्ट, जो आपको उत्पाद मिलता है वही आपका उत्पाद कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि इसी चैप्टर का जो अगला पोर्शन होगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, मैं इसके दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा। उम्मीद
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू।